हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जोन पर। जैसे कि हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का श्वसन चैप्टर का जो थ्योरी था हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम आप लोगों को बताए भी थे कि श्वसन चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड किया गया है। तीनों को फिर से देख लीजिएगा ताकि जब प्रश्नों को सॉल्व किया जाए तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। जिस प्रश्न में आप लोगों को समस्या होगा आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं श्वसन से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। कहने का मतलब है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, अर्थात कौन सी क्रिया के द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पोषण में भोजन का पाचन होता है और श्वसन क्रिया में पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। कहने का मतलब है जो भोजन पचता है ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का श्वसन में क्या होता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है। बताया गया था उसका ऑक्सीकरण होता है। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। कहने का मतलब है कि समस्त जैव कोशिकाओं में, सभी जैव कोशिकाओं में जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है, तो सभी जगह ऊर्जा वाहक कौन होता है, ऊर्जा को कौन लेकर जाता है। क है माइटोकॉन्ड्रिया, ख है हरित लवक, ग है डीएनए और घ है एटीपी। तो क्या होगा एटीपी। एटीपी जो है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, अर्थात श्वसन क्रिया के बाद क्या बनता है। जब श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है यानी C6H12O6 का विखंडन होता है, तो उसके पश्चात क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन। ख में है ऑक्सीजन H2O एवं ऊर्जा, ग में है कार्बन डाइऑक्साइड H2O एवं ऊर्जा, घ में है ऑक्सीजन एवं जल। ये बताइएगा। ग में है कार्बन डाइऑक्साइड H2O एवं ऊर्जा। तो बताया गया था कि जब C6H12O6 का यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपका आंसर राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर देखेंगे, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है। ग्लूकोज जो होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र हम बताए थे C6H12O6, अर्थात इसमें कार्बन में देखिए कितने कार्बन हैं, तो 6 है, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन ख। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। कहने का मतलब है किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज जो होता है, तो ग्लूकोज दो कार्बन वाले 2 यौगिक में टूट जाता है। तो आप लोगों को बताया गया है, बताइए कौन सा होगा। क है अवायवीय श्वसन, ख है वायवीय श्वसन, ग है किण्वन और घ है संलग्न। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा।
अवायवीय श्वसन आप लोग को बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया कहलाती है। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया कहलाती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पाइरुवेट का विखंडन किस में होता है, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है बताइएगा। ऑप्शन क है विखंडन, ऑप्शन ख है दहन, ऑप्शन ग है संश्लेषण, ऑप्शन घ है किण्वन। तो बताया गया था कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरुवेट का जो विखंडन होता है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसे किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। और शराब का जो निर्माण होता है वो किण्वन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। शराब का निर्माण जो होता है किण्वन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पर चलेंगे हम लोग। 7 हो गया है, 8 पर चलेंगे। निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया किसमें होती है। आप लोगों को बताया गया था कि किण्वन की जो क्रिया होती है वो ईस्ट में होती है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग चलेंगे। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है। बताया गया था कि बहुत ज़्यादा काम करने से या दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द महसूस होने लगता है, तो किस कारण से होता है तो बताइएगा। ऑप्शन है क है इथेनॉल के संचयन से, ख है कार्बन डाइऑक्साइड के संचयन से, ग है ऊर्जा की कमी से, घ है अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो आपको एकदम सेम टू सेम बताया गया था कि अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल की संचयन से। ये बताया गया था कि जब पाइरुवेट का विखंडन मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अभाव में होता है तो वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण शरीर या मांसपेशियों में दर्द महसूस होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। हम बताए थे कि श्वसन की जो क्रिया होती है वो दो चरणों में होती है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है कोशिका द्रव में। तो कोशिका द्रव में जो होती है वो पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है और प्राप्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा। अब हम लोग 11वां प्रश्न को देखेंगे। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल के पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। ऑप्शन क रंध्रों द्वारा, ऑप्शन ख वात रंध्रों द्वारा, ऑप्शन ग अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा, ऑप्शन घ इनमें सभी के द्वारा। आपको बताया गया था कि पौधों में जो होता है श्वसन की क्रिया रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, और शरीर में उसके तना जो होता है अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा होता है, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे हम लोग। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। पौधे में श्वसन किस भाग में होती है। तो आपको बताया गया था कि जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, अर्थात प्रत्येक भाग में श्वसन की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर हम लोग 13 को देखेंगे। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है। हम आप लोग को बताए थे कि पेड़ पौधों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो अधिक ऊर्जा नहीं होने के उसकी आवश्यकता अधिक ऊर्जा न होने के कारण क्या होता है,
कि वह ऊर्जा कम मात्रा में ही प्राप्त करता है। तो कम मात्रा में प्राप्त करता है ऊर्जा, तो श्वसन की क्रिया क्या होगा, धीमी होगा। अर्थात जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की क्रिया क्या होती है, धीमी होती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है। आप लोग को बताए थे कि श्वसन के अंग 3 होते हैं, ट्रैकिया या श्वास नली, गिल्स और एक बताए थे फेफड़ा। तो टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। ऑप्शन क है, बताइएगा, ट्रैकिया द्वारा। ऑप्शन ख है, गिल्स द्वारा। ऑप्शन ग है, फेफड़े द्वारा। ऑप्शन घ है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो बताइएगा, तो टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है। श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, किस जंतु में श्वसन गैस हो यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच, कहने का मतलब जल में जो ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग कर रक्त में मिलाया जाता है। ऑप्शन क है अमीबा, ख है पैरामीशियम, ग है मछली, घ है इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा, ग हो जाएगा, मछली। मछली जो होता है जल में घुले ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में उपयोग करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। हम बताए थे कि उच्च वर्गीय में श्वसन की क्रिया फेफड़े द्वारा होती है, झींगा में नहीं, सीप में नहीं होता होगा, किस में होता है, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। तो बताया गया था कछुआ में श्वसन की क्रिया जो होती है फेफड़े के द्वारा होता है, मगरमच्छ में भी होता है फेफड़ा के द्वारा, मनुष्य में भी होता है फेफड़ा के द्वारा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, मनुष्य में नासिका बेस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है। कहने का मतलब नासिका बेस में जो 2 छिद्र होता है जो बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है, कहने का मनुष्य में नासिका बेस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है। तो उसको बताया गया था कि नासिका बेस्म का अगला भाग जिसमें 2 बाह्य नासिका छिद्र खुलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ख है घ्राण क्षेत्र, ऑप्शन क है घ्राण क्षेत्र, ख है प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, ग है श्वसन क्षेत्र और घ है नासापटिका। तो आप लोगों को बताया गया था कि मनुष्य में नासिका बेस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें रोंवा रहता है, बाल उगा हुआ रहता है। निम्नलिखित में कौन सीधे वायु कोश या एवलाई में खुलती है, मतलब वायु कोश में खुलती है। तो आपको बताया गया था कि वायु कोशिका वाहिनियाँ जो होती है वो वायु कोश में खुलती है। ये सब सारा चीज़ बताया गया है, आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा। श्वसन का 3 वीडियो बनाया गया है, तीनों वीडियो के देख लीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न 19 को देखेंगे, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। आप लोगों को बताया गया है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। ऑप्शन क है डायफ्राम, ख है पसलियाँ, ग है प्लूरल मेम्ब्रेन और घ है पैराइटल मेम्ब्रेन। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क हो जाएगा। डायफ्राम जो होता है उदर गुहा और पक्ष गुहा, उदर गुहा और वक्ष गुहा को क्या करता है, अलग करता है, उदर गुहा और वक्ष। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे हम लोग, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है, बताइएगा। वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है, इनमें कुछ नहीं होता है। आप लोग को बताया गया था कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित मांसपेशियां संकुचित होती है तो पसलियां जो होता है बाहर की ओर फेंकता है और डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है और वक्ष गुहा
फैल जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। वक्ष गुहा फैल जाता है। देखिए बिल्कुल आराम से हम पढ़ रहे हैं प्रश्न को, और ताकि आप लोग धीरे धीरे इसको केवल एक बार देख लीजिएगा तो आपको माइंड में बैठ जाएगा। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करने से हम लोग को उत्साह बढ़ता है कि और क्या चीज़ कमी है, क्या आप लोगों को दिया जाए, कौन सा प्रश्न छूट रहा है, ये सब कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। कमेंट करने से क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। 21 प्रश्न को देखिएगा। सीरियल रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है? सीरियल रक्त बाबू कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग हवा, जब फेफड़ा से वायु जाती है, जब ग्लूकोज का विखंडन कोशिकाओं में हो जाता है तो जो ब्लड को कार्बन युक्त जो ब्लड होता है फेफड़ा में लाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो जो ले हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और जब श्वसन क्रिया के बाद जो हवा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हवा निकलती है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हवा के लेते समय भी ऑक्सीजन 78% ही रहता है और छोड़ते समय भी 78% ही इसकी मात्रा रहती है। लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लेते समय वायु में 21% होती है और छोड़ते समय यह बिल्कुल कम 4% के लगभग में 0.4% के रूप में हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सीरियल रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 22 को हम लोग देखेंगे। कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा में होता है? बताइएगा। आपको बताया गया था कि एक कोशिकीय जीव या पेड़ पौधे हो उसमें श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होता है, लेकिन अमीबा पैरामीशियम में जो होता है श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होता है, लेकिन किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली विसरण के द्वारा होता है। यह आपको बताया गया है। ऑप्शन क हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग वीडियो की देखिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटता होगा, हमें कमेंट करिएगा आप कि क्या हम बताए हैं वो आपका प्रश्न उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा कि यदि यह बनता है तो बोलना होगा नहीं सर बनता ज़रूर है, किसी तरह से समस्या नहीं है। अगर नहीं बनता है तो बताइएगा, हमको कमेंट करिएगा और भी नए टैक्टिक्स के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। निम्नलिखित में श्वास नली या ट्रैकिया के लिए क्या सही है? मतलब श्वास नली ट्रैकिया के लिए क्या सही है? श्वास नली ट्रैकिया का हम परिभाषा लिखवाए थे आपको। ऑप्शन क है यह रक्त से भरी होती है। बताइएगा आप लोग। यह ख साखी तथा वायु से भरी होती है। ग साखी तथा रक्त से भरी होती है। घ इनमें से कोई नहीं। कितना आसान प्रश्न है। जो हमारे वीडियो को देखा होगा उस स्टूडेंट को यह प्रश्न या इसमें जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होता होगा। अगर होता होगा स्टूडेंट तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। श्वास नली जो ट्रैकिया होती है, श्वास नली या ट्रैकिया होती है वो क्या होती है? साखी तथा वायु से भरी होती है। साखी तथा वायु से भरी होती है। यह कहाँ पाई जाती है? तो कीटों में पाई जाती है। बताया गया था आप लोग इसके द्वारा श्वसन की क्रिया कौन करता है? तो कीट करता है। निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मानव श्वसन तंत्र क्या बताया गया था आप लोग को, आप लोग याद किए होंगे। बताइएगा इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क है नासिका छिद्र, ऑप्शन ख है श्वास नली, ऑप्शन ग है गिल्स, ऑप्शन घ है रक्त। तो बताइए कौन सा राइट इसका आंसर हो जाएगा? बताइए जल्दी बताइएगा।
निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, बताइएगा। नासिका छिद्र है ही, श्वास नली है ही, रक्त है ही, गिल्स जो होता है मछलियों में पाया जाता है, इसलिए गिल्स हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे हम लोग। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर और सीधे कहाँ खुलते हैं? मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? आप लोग बताया गया है कि अगर आगे की ओर खुलेगा तो प्रघान या प्रकोष्ठ होगा, लेकिन भीतर की ओर खुलेगा तो कहाँ खुलेगा, बताइएगा। बाह्य नासिका छिद्र कहाँ खुलेगा? तो बताया गया आपको नासिका वेश्म में। दो नासिका वेश्म होता है, दायां वेश्म और बायां वेश्म, और दो नासिका छिद्र भी होता है, दायां बाह्य नासिका छिद्र और बायां बाह्य नासिका छिद्र। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 को। मनुष्य में कुछ निम्नलिखित स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? ऑप्शन क है, नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। दोनों नासिका वेश्म नासा पटका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है, घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, बताइएगा। आप लोग को बताया गया था कि घ्राण क्षेत्र अगर अधिक होगा तो सूंघने की क्षमता अधिक होगी, लेकिन घ्राण क्षेत्र अगर कम होगा, छोटा होगा, तो सुनने की क्षमता कम होगी। मानव का घ्राण क्षेत्र कम होता है, इसलिए इसके सूंघने की क्षमता कम होता है, और कुत्ता का अधिक होता है, इसलिए कुत्ता को सूंघने की क्षमता अधिक होता है। यही कारण है कि कहीं पे मर्डर होता है तो कुत्ता को ले जाया जाता है सूंघने के लिए, उसको पकड़वाने के लिए, ताकि वह सूंघ कर पता कर ले कि कौन व्यक्ति उसका हत्या किया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न जो है 27 है। नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, क्या कहता? बताया गया था आपको कि नासिका वेश्म की जो दीवार होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, घुमावदार भी होती है, नाजुक भी होती है। उसको हम लोग बताए थे बाबू, क्या बताए थे? ऑप्शन क है प्रघान, ख है कांची, ग है नासिका पट्टिका, और घ है श्वास नली। प्रघान क्या है ये तो बताया गया है। नासिका पट्टिका तो ये तो दायां वेश्म और बायां वेश्म को बांटने का काम करता है। श्वास नली तो जानवे करते हैं अंदर है। कांची हो जाएगा घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी, आपको बताया गया है और लिखवाया भी गया है इस प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखेंगे, लास्ट प्रश्न जो है 28। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? इस प्रश्न के आंसर आप जल्दी कमेंट करिए। क्या होगा? ऑप्शन क है 11 सेंटीमीटर, ख है 18 सेंटीमीटर, ग है 25 सेंटीमीटर, और घ है 35 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आप लोग राइट आंसर दिए हैं, ऑप्शन क हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अगर इसकी व्यास की बात करें तो यह 16 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर का प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद भी जो प्रश्न होंगे आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को बताया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे द्वारा और भी बच्चों को हेल्प हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वीडियो आप लोग देखे होंगे मेरा, एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटा होगा। प्रत्येक प्रश्न को बना दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करें। आपको समझ में आएगा कि सर बताते थे, बिल्कुल सही बताते हैं। उनके द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है प्रत्येक प्रश्नों को हम अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।